Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज की वीडियो मेरी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है CCS यूनिवर्सिटी ने अपने नोटिस के थ्रू डिक्लेयर कर दिया है कि जुलाई में किसी भी टाइम LLB और BLLB के एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो अब बच्चे जो हैं बहुत अच्छी तरीके से स्टडीज़ में लग गए हैं। ये मेरी तरफ से रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि स्टूडेंट्स ने बोला था कि मैम हमें आप जो है हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए। तो LLB का जो सेकंड सेमेस्टर है, फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम में एक सब्जेक्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस सेकंड। आज मैं आपको उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पिछले साल के जो 10 ईयर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। आप इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी तैयार कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगी। बच्चों को ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है, उन्हें फर्स्ट सेम में भी बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, उन्हें सेकंड सेम में भी। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो ज्यूरिस जो है बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो मैं वन बाय वन करके आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ और दो दो लाइनों में बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। देखिए मैंने आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो जो शॉर्ट और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो अपने आप ही इनमें से निकल कर आ जाएंगे। और आप जब भी अटेम्प्ट करें तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 4.5 और 5 पेजेस तो लिखने ही लिखनी है। और इसमें प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का एक प्रेजेंटेशन का तरीका होता है। जैसे कि अगर आप CA कोर्स कर रहे होते हैं तो उसमें हम टू दी पॉइंट आंसर लिखते हैं बिल्कुल, लेकिन अगर हम यूनिवर्सिटी के एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमें थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस लिखने चाहिए क्योंकि हमें किसी भी पॉइंट से रिलेटेड सारी चीज़ें उसमें डिस्क्राइब करनी चाहिए, तभी एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस होता है और आपको अच्छे मार्क्स देता है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एक्सप्लेन इट्स काइंड्स, distinguish between civil and criminal justice and give critical appraisal of various theories of punishment। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या है। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बताएंगे तो साथ साथ आपको उसका एक पैराग्राफ उसकी इम्पोर्टेंस का भी बताना है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को बताते हुए जब आपकी इसकी इम्पोर्टेंस बताते हो तब ये जो है इसका मीनिंग कंप्लीट होता है। फिर आपको इसकी काइंड्स बतानी है। काइंड्स दो तरह की हो जाती हैं, एक सिविल होता है और एक आपका क्रिमिनल जस्टिस होता है। तो आप दोनों काइंड बताएंगे। जब आप दोनों काइंड बता रहे हो तो सिविल जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो सिविल जस्टिस, तो आप ये भी बताएंगे कि सिविल जस्टिस में जो है आप क्या क्या रेमेडी कोर्ट से ले सकते हैं। उसी तरीके से आप क्रिमिनल जस्टिस में बताएंगे। इसके बाद आप दोनों को जो है डिस्टिंग्विश करेंगे सिविल और क्रिमिनल जस्टिस में। इसमें आपको जो है कुछ केसेस जो आपके लीडिंग केस लॉ होते हैं वो भी लिखने चाहिए। जब आप सिविल के बता रहे हैं और क्रिमिनल के बता रहे हैं तो सिविल और क्रिमिनल के तो आप पे वैसे भी बहुत सारे केस लॉ जाते हैं क्योंकि आपने टॉर्ट पढ़ा भी है फर्स्ट सेम में, तो उसमें से आप सिविल के लिख सकते हैं लीडिंग केस, और आपने IPC भी पढ़ा है, क्रिमिनल लॉ भी पढ़ा है फर्स्ट सेम में, तो उसमें से एक दो केस आप क्रिमिनल जस्टिस के भी निकाल सकते हैं। तो आपसे सिर्फ यहीं तक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपसे आगे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर वेरियस थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। तो वेरियस थ्योरीज का मैंने आपको बहुत अच्छा लेक्चर दिया है। जैसे आपकी 4 थ्योरीज मेनली इंपॉर्टेंट होती हैं। रिफॉर्मेटिव थ्योरी हो गई, आपकी रेट्रीब्यूटिव थ्योरी हो गई, आपकी डेटरेंट थ्योरी हो गई, आपकी प्रिवेंटिव थ्योरी हो गई। तो वो जो थ्योरीज होती हैं, देखिए नॉर्मली आप बुक से पढ़ते हैं तो वो पैराग्राफिकल दी हुई होती है, तो बच्चों को ना 2-3 लाइनों से ज़्यादा लिखने ही नहीं आता। लेकिन जब आप मेरा वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आप देखोगे कि मैंने एक थ्योरी में पॉइंट वाइज दिया है। तो आपको एग्जाम में उस तरीके से पॉइंट वाइज नहीं लिखना है। पॉइंट मैंने अपनी वीडियो में इसलिए एक्सप्लेन करे हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आपको डिफरेंट पैराग्राफ में लिखने हैं और उस पॉइंट से रिलेटेड जो मैंने लाइनों में एक्सप्लेन किया है उस लाइन से रिलेटेड आपको एक पैराग्राफ आराम से मिल जाता है।
तो आपको एक थ्योरी भी आपकी काफी लंबी हो जाती है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है और इसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी सिर्फ इस तरह से पूछा जा सकता है। एक थ्योरी पूछ लेंगे पनिशमेंट की कि रिफॉर्मेटिव थ्योरी क्या है या आपकी डेटरेंट थ्योरी क्या है। तो आप मेरा इसमें वीडियो देखिए, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द 20th century legislation has emerged as the most vital source of law। कमेंट करिए। देखिए जो हमारे सोर्स ऑफ लॉ हैं वो बहुत सारे हैं, इसमें 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो लेजिस्लेशन, एक कस्टम, एक आपका लीगल प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में लॉ के डिफरेंट सोर्सेज बताने हैं, फिर आपको जो है स्पेसिफिकली लेजिस्लेशन जो आपका सोर्स ऑफ लॉ है उस पर कंसंट्रेशन करनी है। तो आपको लेजिस्लेशन के बारे में बताना है। लेजिस्लेशन होता है जो है पार्लियामेंट आपकी जब कानून बनाती है तो इसका मतलब वो लेजिस्लेशन के थ्रू बने हुए लॉ होते हैं। और फिर उनकी आपको मेरिट भी लिखनी है कि लेजिस्लेशन से बने हुए कानूनों की क्या क्या मेरिट होती है। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ये भी सोर्स ऑफ लॉ से ही रिलेटेड है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट? एक्सप्लेन ऑथोरिटेटिव एंड पर्सुएसिव प्रेसिडेंट। डिस्कस द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ प्रेसिडेंट एज ए सोर्स ऑफ लॉ। तो ये बिल्कुल क्लियर कट क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले आपको जो है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट बताने हैं। प्रेसिडेंट क्या होते हैं? जब आपके सुपीरियर कोर्ट कोई भी डिसीजन देते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे सुपीरियर कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट और उसके नीचे आते हैं हाई कोर्ट, तो उनके जो डिसीजन होते हैं जो लॉ में देते हैं, हाई कोर्ट का डिसीजन उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट को मानना होता है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हाई कोर्ट और उनके अंदर आने वाले सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को मानना होता है। तो ये होता है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट। इसके बहुत सारे 4 काइंड होते हैं, तो आपको 2 ही काइंड पूछे हुए हैं, ऑथोरिटेटिव और पर्सुएसिव, तो आप इन्हें एक्सप्लेन कर देंगे। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट के आप मेरिट और डीमेरिट्स बताएंगे। इस पे भी मैंने पूरी वीडियो डाली हुई है, आपको कोई बुक देखने की जरूरत नहीं है इसके लिए, सिर्फ आप मेरी वीडियो देख लीजिए तो उसी से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं से भी कोई नोट्स या बुक देखने की जो है जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ओनरशिप? डिस्कस द राइट्स दैट आर अटैच्ड विद ओनरशिप। कैन एन ओनरशिप बी एस्टैब्लिश्ड ऑन इनकॉर्पोरेबल थिंग्स? देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले ओनरशिप की डेफिनेशन बतानी है। फिर जो ओनरशिप होता है वो बंडल ऑफ राइट्स होता है। तो उन्होंने पूछ लिया आपसे कि डिस्कस द राइट्स, तो राइट कौन कौन से हो जाते हैं ओनरशिप के साथ? एक तो आप इसे जैसे मर्जी चाहे यूज और इंजॉय कर सकते हैं। दूसरा राइट होता है कि आप जैसे चाहें इसको जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और आप सबको रोक सकते हैं कि कोई आपके इन राइट में इंटरफेयर नहीं करेगा। और फोर्थ राइट होता है कि राइट ऑफ ट्रांसफर और डिस्पोजिशन, आप जैसे चाहें इसका ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप ओनरशिप का मीनिंग बताते हुए इसमें ये चारों राइट को एक्सप्लेन करेंगे और उनके अलग अलग एग्जाम्पल भी देंगे। देखिए आपके 4 राइट हैं, अगर आप 4 राइट को लिखेंगे तो सिर्फ वो 4 लाइनों में आ जाएगा, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है तो आप 1 राइट लिखेंगे, फिर उसके 2 एग्जाम्पल देंगे और राइट लिख के फिर आप एग्जाम्पल 1 डाल के देंगे, फिर एग्जाम्पल 2 डाल के देंगे। तो आप देखेंगे ये 4 राइट को आप कम से कम 1.5 पेज या 2 पेजेस में आराम से इलोबरेट कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपको राइट टू यूज है तो आप बता सकते हैं कि मेरे पास लैपटॉप है, मैं चाहे इसे रात को यूज करूँ, सुबह को यूज करूँ, 1 हफ्ते तक यूज नहीं भी करूँ, तो आपको ये पूरे राइट है कि जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। सेम वे राइट ऑफ ट्रांसफर में आप लिख सकते हैं एक एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक रिस्ट वॉच है वो उसे मैं अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर सकता हूँ, तो इसका मतलब मेरे पास राइट है कि मैं जैसे मर्जी ट्रांसफर करूँ। सेकंड इसी का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर मेरे पास मोटर बाइक है और मैंने कार खरीद ली है तो मैं अपनी मोटर बाइक को जो है अपने किसी रिलेटिव्स को जो है बहुत कम पैसे में भी ट्रांसफर कर सकता हूँ, तो ये एक आपका राइट हो गया। तो आपने देखा कि इस तरीके से जब आप एग्जाम्पल लिखेंगे तो एग्जामिनर भी बहुत इंप्रेस होगा कि आप कितने कंसेप्चुअली जो है किसी भी पॉइंट को इलस्ट्रेट कर रहे हैं
और दूसरा आपको क्या फायदा होगा कि आपको डिटेल बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप आराम से उसके एग्जाम्पल जो है फ्रेम कर सकते हैं। फिर आपको बताना है कैन ओनरशिप बी एस्टैब्लिश ऑन इनकॉर्पोरेट थिंग्स। तो इसमें सीधे सीधे बताना है कि ओनरशिप आपकी दोनों तरह की चीजों पे होती है, कॉर्पोरल पे भी, इनकॉर्पोरल पे भी। इनकॉर्पोरल वो चीजें होती हैं जिन्हें आप छू सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे अगर आपके हाथ में बुक्स है तो आप बुक को देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। आपके घर में फर्नीचर है, आप उसे देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। तो कॉर्पोरल थिंग्स में तो होती है, लेकिन इनकॉर्पोरल क्या होता है जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप छू नहीं सकते। जैसे गुडविल हो गई फर्म की, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, या आपने किसी को लोन दे रखा है तो लोन लेने का जो राइट होता है वो भी इनकॉर्पोरल हो गया। तो ओनरशिप दोनों के लिए होती है, तो इसमें भी आप इनकॉर्पोरल के एग्जाम्पल बताएंगे तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन पूरा हो जाता है। लेकिन इसमें जब आप मीनिंग बताएंगे ओनरशिप का तो साथ साथ आप ओनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताएंगे, क्योंकि मीनिंग तभी कंप्लीट होता है जब आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बता देते हैं। तो सबसे पहले ओनरशिप का मीनिंग बताना है, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, फिर आपको राइट्स बताने हैं और फिर आपको इनकॉर्पोरेट थिंग्स बतानी है। देखिए जैसे मैंने बताया वैसे ही आप लिखते हैं तो बिना लर्न करे भी आप बहुत आराम से इसे 5 पेज में आराम से एलॉबरेट कर सकते हैं। मैंने अपने इसके ऊपर वीडियो डाली हुई है, आप उसकी वीडियो देखिए, आपको कोई नोट्स कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये वीडियो बनाई हुई है, तो आप इसकी वीडियो देखिए, आप देखेंगे 1 घंटे में आप उसको क्रैम भी कर लेंगे, रिटेन भी कर लेंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका डिफाइन लीगल राइट एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस काइंड। अब आपको लीगल राइट यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं, क्योंकि आपको पता है 2 तरह के राइट होते हैं। एक तो लॉ जब राइट को रिकॉग्नाइज करता है और उनको प्रोटेक्ट भी करता है, दूसरे टाइप के राइट होते हैं मॉरल राइट, जो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप उन राइट्स को वायलेट भी करते हो तो कोर्ट आपको उसके लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं देता, लेकिन लीगल राइट्स के लिए वो आपको पनिशमेंट दे देता है। तो इस तरीके से आप इसका डिफाइन करेंगे। फिर इसके वेरियस काइंड्स बताएंगे, बहुत सारे टाइप के होते हैं आपके जो लीगल राइट्स होते हैं। पॉजिटिव हो गए, जैसे नेगेटिव हो गए, आपके एंटीसीडेंट हो गए आपके। तो इस तरीके से आप जो है सारे राइट्स को, काइंड्स को जो है इसकी एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप बताएंगे राइट और ड्यूटीज जो है कॉरेलेटिव है, ये आपको पता ही है। राइट और ड्यूटीज एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर हमारा किसी चीज पे राइट है तो हमारा राइट कब होता है, जब दूसरे की वो ड्यूटीज हो जाती हैं। तो राइट के साथ ड्यूटी चलती है और ड्यूटी के साथ राइट चलती है। तो इस तरह से आप बता सकते हो। फिर आप क्लेम, लिबर्टीज, पावर और इम्यूनिटी को भी एक एक पैराग्राफ में जो है इनका मीनिंग क्लियर करेंगे। इनकी मीनिंग को बताने से ही आप इनको डिस्टिंग्विश आराम से कर सकते हैं। तो इसके भी मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख लीजिएगा, आपको और कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका 6 क्वेश्चन। इसमें क्या है, ये पोजेशन के ऊपर क्वेश्चन है आपका। नाइदर एनिमल्स नॉर कॉर्पस इज सफिशिएंट बाय इटसेल्फ, पोजेशन बिगिन विद देयर यूनियन एंड लास्ट ओनली अंटिल वन और बोथ ऑफ देम डिसअपीयर। डिस्कस। देखिए इसमें आपसे पोजीशन का मीनिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं और उसके एसेंशियल एलिमेंट पूछे गए हैं। पोजीशन आप बता देंगे। पोजीशन आपका ओनरशिप से बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि हो सकता है आपके पास पोजीशन हो लेकिन ओनरशिप नहीं हो, और हो सकता है आपके पास ओनरशिप हो लेकिन पोजीशन नहीं हो। जैसे कि टेनेंट है, टेनेंट के पास पोजीशन है लेकिन ओनरशिप नहीं है। आपके पास कार है, आपकी ओनरशिप है, आप उसे ड्राइव कर सकते हो, लेकिन अगर आपने उसे टैक्सी के लिए चलाने के लिए दे दिया तो आपके पास ओनरशिप तो है लेकिन पोजीशन नहीं है। तो पोजीशन और ओनरशिप दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो आप इसमें पहले पोजीशन का मीनिंग बताएंगे, फिर आप इसके 2 एसेंशियल एलिमेंट बताएंगे। तो पोजीशन में 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, एक होता है कॉर्पस और एक होता है एनिमल। कॉर्पस का मतलब होता है कि आपका किसी चीज पे फिजिकल कंट्रोल होना चाहिए, किसी ऑब्जेक्ट पे। एनिमल्स का मतलब होता है कि उसको कंट्रोल, उसको पोजीशन लेने की आपके पास विल भी होनी चाहिए। मतलब आप उसे पोजीशन में लेना चाहते हैं, ये विल भी होनी चाहिए और आपके पास जो है उसका फिजिकल कंट्रोल भी होना चाहिए। तो फिर आप इन दोनों एलिमेंट को डिस्क्राइब करेंगे।
उसके बाद आप पोजीशन के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, तब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। इसकी भी आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी और आपको बहुत ही इजी लगेगी आप जब इस वीडियो को देखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका 7, डू द जजेस मेक लॉ और ओनली डिक्लेयर द एग्जिस्टिंग लॉ, रेफर टू डिफरेंट थ्योरीज इन दिस रिगार्ड। देखिए, जो जजेस जो हैं दोनों ही होते हैं, जजेस लॉ भी बनाते हैं और जो डिक्लेयर होते हैं एग्जिस्टिंग लॉ को भी डिक्लेयर करते हैं। जब वो एग्जिस्टिंग लॉ को ही डिक्लेयर करते हैं तो उन्हें हम डिक्लेरेटरी लॉ बोलते हैं, और जब जजेस बनाते हैं, क्योंकि वो जो भी डिसीजन दे रहे होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है आपका हाई कोर्ट और उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे जो है बाइंडिंग फोर्स करता है, तो इस तरह से उनका जो डिसीजन होता है वो ही लॉ की तरह आगे फॉलो करना होता है। तो जजेस में लॉ को ही हम जो है जुडिशियल प्रेसिडेंट भी कहते हैं। तो इस तरह से आप दोनों चीजें बताएंगे उससे, और फिर इसकी डिफरेंट थ्योरीज को भी बताएंगे। नेक्स्ट है आपका व्हेन डज कस्टम बिकम लॉ, पॉइंट आउट व्यू ऑफ ऑस्टिन इन दिस क्रिटिकली, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोर्स ऑफ लॉ, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टम एज ए सोर्स ऑफ लॉ। देखिए, इसमें क्या है, ये सोर्स ऑफ लॉ में मैंने आपको बताया 3 इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ हैं जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाती हैं। एक कस्टम है, एक लेजिस्लेशन है, एक जुडिशियल प्रेसिडेंट है। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट और लेजिस्लेशन ऊपर आ चुका है, अब ये थर्ड आया है कस्टम। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कस्टम से शुरू ना करके सबसे पहले आप यहाँ पे बताएंगे कि सोर्स ऑफ लॉ क्या होते हैं और उसके डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं। इसको आप डिटेल में नहीं दोगे क्योंकि फोकस आपको कस्टम पे करना है, तो सिर्फ आप एक पैराग्राफ में बताएंगे कि आपका सोर्स ऑफ लॉ क्या है, फिर जो डिफरेंट सोर्स ऑफ लॉ है सिर्फ उसके लिस्ट डाउन कर देंगे, सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिख देंगे, उन्हें कोई एक्सप्लेन नहीं करेंगे। फिर आप उसके बाद कस्टम को उठाएंगे, कस्टम का मीनिंग बताएंगे, इसमें आपको ऑस्टिन की जो कस्टम के बारे में डेफिनेशन दी है वो भी बतानी है, और उसकी जो क्रिटिसिज्म है आपको वो भी बतानी है, क्योंकि इसमें इन्होंने बताया कि ऑस्टिन की व्यू को आपको क्रिटिकली बताना है। क्रिटिकली का मतलब है कि ऑस्टिन की क्या आपको उसके बेनिफिट लगते हैं, क्या इंपॉर्टेंस लगती है और उसकी क्या क्या क्रिटिसिज्म हुए हैं, ये आपको बताना है। उसके बाद फिर आपको कस्टम की जो है इंपॉर्टेंस बतानी है कि किस तरह से जो कस्टम एज ए सोर्स ऑफ लॉ उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय लायबिलिटी, what are its various kind, explain the various theories of liability, what are the essential of liability। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन बहुत इजी है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें तो आपने टॉट में भी इससे रिलेटेड पढ़ी हुई है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में लाइबिलिटीज बताएंगे, उसके बाद एसेंशियल ऑफ लाइबिलिटीज बताएंगे, फिर आप वेरियस काइंड बताएंगे, जैसे आपका एक काइंड हो गया विकेरियस लाइबिलिटीज होती है जो आपने टॉट में भी पढ़ी थी, फिर आप वेरियस थ्योरीज ऑफ लाइबिलिटी बताएंगे। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मॉरलिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड मॉरलिटी, एक्सप्लेन इंडिविजुअल एंड पब्लिक मॉरलिटी, व्हाई मॉरलिटी इज एनफोर्स्ड बाय लॉ। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो सिलेबस है उसमें एक जो 8th या 9th वो दे रखा है चैप्टर, वो पूरा मॉरलिटी पे है, और इस क्वेश्चन में मॉरलिटी से रिलेटेड आपकी सारी चीजें आ गई हैं। तो सबसे पहले आपको मॉरलिटी बताना है इसमें, फिर आपको बताना है कि मॉरलिटी को हम एनफोर्स क्यों करते हैं, फिर आपको जो है इसमें इसके टाइप्स बताने हैं कि प्राइवेट और पब्लिक मॉरलिटी क्या होती है, और सबसे लास्ट में आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड मॉरलिटी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का जो है सीक्वेंस बना के चलेंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया मॉरलिटी का। आई थिंक कि जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मैंने आपको सारे बता दिए, और सबकी थोड़ी थोड़ी हिंट भी दे दिए कि आपको किस तरीके से करते हैं। आप ज्यूरिस्प्रूडेंस को बिल्कुल डिफिकल्ट मत समझिए, मैंने ज्यूरिस्प्रूडेंस की सारी वीडियोस आप लोगों को शेयर कर दी हैं, ठीक है। तो आप जब ज्यूरिस्प्रूडेंस की मेरी सारी वीडियो देख लेंगे तो आपको लगेगा 2 दिन में ही आपको पूरा ज्यूरिस्प्रूडेंस याद भी हो गया है और आपके इसके पॉइंट रिटेन भी हो गए हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप कर लीजिएगा। तो आई थिंक कि अब आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस से बिल्कुल भी
पैनिक नहीं लगेगा। सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।